हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 11th के जो सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का है, आज हम लोग उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है क्वांटम नंबर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो आप लोग एक एक बात को नोट करते जाइएगा। जितनी बात हम इसमें बताएंगे आप लोग नोट करिएगा, ठीक है ना। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं जो एटॉमिक मॉडल है और उसको हम लोगों ने अच्छे से डील कर लिया है। आप लोग उसको जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो देखिए क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली होता क्या है? क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्या है? किसी एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है हमको वो सही बताता है क्वांटम नंबर से। बेसिकली ये हम कहें कि जो क्वांटम नंबर होता है वो हमको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। क्या बताता है? एड्रेस बताता है। या हम कहें इसको हमको ये लोकेशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे उसके पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग क्वांटम नंबर से ये चीज़ जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ पर है। ये हमको इलेक्ट्रॉन की एक सही क्या बताता है? हमको एक एड्रेस या एक लोकेशन बताता है। देखें, और क्वांटम नंबर जो होता है वो 4 टाइप का होता है। यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी, उसकी स्पिन होगी, हम लोग उसकी एनर्जी होगी, उसको हम लोग 4 टर्म में जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो हम लोग बताएंगे क्या कि हम इंडिया के हैं, ये हो गया एक। उसके बाद कहेंगे यूपी के हैं, सेकेंड। उसके बाद बताएंगे कि यूपी में आजमगढ़ के हैं, ठीक है, हो गया 3। अब यूपी में आजमगढ़ में हम लोग कहाँ पे हैं उसको बता देंगे। यानी 4 टर्म में मैंने अपनी एड्रेस या अपनी लोकेशन को बता दिया है ना। तो उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को 4 टर्म में उसको डिफाइन करेंगे। देखिए कि क्वांटम नंबर होता है वो 4 टाइप का होता है और पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमको बताता है एनर्जी। क्या बताता है? एनर्जी लेवल बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में है, या बेसिकली हमको ये बताता है शेल के बारे में बताता है, एनर्जी लेवल या शेल के बारे में बताता है। और दूसरी चीज़ ये हमको साइज़ के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उसकी साइज़ कैसी है, उसका एनर्जी लेवल कौन सा है, वो हमको बताता है। किससे? हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है, ठीक है ना। देखिए क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होती है। कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं। जो n की वैल्यू होती है वो कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। उनका एक फिक्स पाथ होता है, एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन सराउंड करते रहते हैं, है ना। यानी अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जिस दिन आएगा उस दिन क्या हो जाएगा? परलय हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना। तो जो n की वैल्यू है वो कभी 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। और n की वैल्यू ना तो कभी फ्रैक्शनल हो सकती है, फ्रैक्शनल भी कैसी नहीं हो सकती है। तो हम लोग क्या समझें, जो n की वैल्यू होती है वो 1 2 3 4 5 6 etc होती है। देखें मान लें कि इलेक्ट्रॉन k होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा KLMN पढ़ा होगा। तो k के लिए n की जो वैल्यू है वो 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4 होती है। आगे बढ़ाते चले जाएं, नंबर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें कि अगर मैं मुझको पता करना हो, जैसे मान लें कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1, मुझको इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना होगा। तो ये जो 3 होता है ये हमको बताता है एनर्जी लेवल। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर दूँ 4d है तो 4d यानी n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। यहाँ तक बात समझ आई। उसके बाद दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से,
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमको बताता है सबसेल के बारे में। किसके बारे में? सबसेल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है। अब देखें सबसेल का जो नाम है हम लोग जानते हैं, एस होता है, पी है, डी है, एफ है, होता है ना? क्या है? एस पी डी एफ होता है। ये हमको बताता है शेप सबसेल के बारे में, यानी एस पी डी एफ। ये हमको बताता है उसके शेप के बारे में बताता है। किसके बारे में? शेप के बारे में, कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस सबसेल, या उसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम से ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स, या उसी को हम लोग ऑर्बिट कहें या ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है या उसी को कहें किस सबसेल में है, तो उसको हम लोग, या उसकी शेप कैसा है उसके बारे में हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। ठीक है ना? एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर। किससे? सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सबसेल, ऑर्बिट या शेप को हम लोग जानते हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से या सेकेंडरी क्वांटम नंबर से। ठीक है ना? अच्छा, यहां पे बात देखें, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एन। किस पर डिपेंड करती है? एन पर डिपेंड करती है। इसकी कितनी वैल्यू आएगी वो एन पर डिपेंड होगी। इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज होगी, कितनी होगी? ऑलवेज लेस देन एन। कभी एन से ज्यादा इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा एन से कम रहेगी। कितनी कम रहेगी? मिनिमम 1। इसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम n-1 होती है। एल की कितनी वैल्यू होगी? एन से एक कम होगी। ये पॉसिबिलिटी है कि एल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक कम होगी। अगर मैं कहूं कि यहां पे हमको बताओ कि कोई इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू 4 है। कितनी है? एन की वैल्यू 4 है, तो बताओ कि एल की वैल्यू कितनी होगी? तो हम कहेंगे n-1, यानी 4 - 1 = 3। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा एन से एक कम, कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू एल की पॉसिबल है। ठीक है ना? अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं। अब देखें, जो एल की वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है? n-1 होती है। पीछे पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से n-1 तक होती है ना? तो हम लोग कह दें जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है, एल हो सकती है और n-1 हो सकती है। ये हो सकती है ना? देखें, 0 भी पॉसिबल है, एल की वैल्यू 0 आ सकती है या n से एक कम आएगी, है ना? अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। मान लें यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसेल, यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, और यहाँ पे शेप हो गया। चलें देखिए, मान लें कि सबसेल में क्या है? एस है, पी है, डी है, एफ है ना? जो एल की वैल्यू आएगी वो होगी यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। कितनी होगी? 0 1 2 3। कितनी होगी? 0 1 2 3। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 आएगी। अब देखिए इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होता है। और यहां पे क्या होगा? पी के लिए डंबल शेप होता है, डंबल शेप। डी के लिए कैसा होता है? डबल डंबल। डबल डंबल। और यहां पे एफ का जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए शेप कैसा होगा? स्फेरिकल हो गया, डंबल शेप हो गया, है ना? ये हो गया डंबल शेप। डबल डंबल को देखें, ये डबल डंबल हो गया, है ना? अब कॉम्प्लिकेटेड में इसका जो शेप आएगा कुछ ऐसा शेप आता है एफ का।
तो हम लोगों ने देखा कि जो वैल्यू है, अगर एस सब शेल है तो उसकी एल की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, पी के लिए 1 आएगी, डी के लिए 2 आएगी और एफ के लिए 3 आएगी। ये कैलकुलेटेड है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे देखें 4s1 में मान लो कि हमको कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कहेंगे, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि मैंने पता है जो ये होता है मेन एनर्जी लेवल होता है। और अगर मैं कहूँ एल की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम कह सकते हैं अगर हमको मालूम नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एस में है तो हम लोग लिखते यहाँ पे 3 लिखते, है ना, पीछे मैंने बताया था 3 लिखते, लेकिन यहाँ पे मालूम है कि कौन सा सब शेल है, एस सब शेल है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। यानी मैंने कहा था ना कि जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से लेकर एल और n-1 तक पॉसिबल है। तो 0 यहाँ पे देखिए, अगर इसकी वैल्यू 1 आई है तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे देखिए 4 है तो ये आ सकती है 3, 2, 0, 1, या यहाँ पे 1 कर ले, यहाँ पे 0 कर ले, इसकी इतनी वैल्यू पॉसिबल है ना। लेकिन एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू आएगी इस सब शेल के लिए, वो आएगी 0 होगी। अब चले, अब इसके बारे में थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन करते हैं और उसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मुझको बताओ 3D में जो n और l की वैल्यू बताओ, किसकी, n और l की वैल्यू, तो क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी बताएं, यहाँ पे कितना है 3, तो n की वैल्यू 3, l d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, तो आ गया 2। ये हमको याद करना पड़ेगा, बेसिकली जो चार्ट है वो याद करना। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ये वैल्यू हमको याद करनी पड़ेगी। देन अगेन हम लोग बहुत इजी वे में इसको क्लियर कर लेंगे। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। ये हमको बताता है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सबशेल। क्या होता है, ये हमको बताता है कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है इन सबशेल, या कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है इन वन ऑर्बिट, कितने एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं, ये हमको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है ना। दूसरी चीज ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन ज़ीमान इफेक्ट। बहुत फेमस है कि ज़ीमान इफेक्ट कौन सा क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है, तो ऑप्शन में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद देखें नेक्स्ट, ये बताता है ओरिएंटेशन, बताता है, किसको बताता है, ओरिएंटेशन को बताता है कि हमारा जो ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसके बारे में हमको बताता है। चले अब इसमें देखें कुछ बातें क्लियर करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो वैल्यू होती है -L से लेकर +L तक होती है। कहाँ से, -L से +L। अगर मान लो कि L की वैल्यू 3 आई है तो M की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यहां पर लिख दूं पॉसिबल वैल्यू। पॉसिबल वैल्यू कितनी है, तो -L से +L, L की वैल्यू कितनी है 3, तो M की वैल्यू कितनी आएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 7 वैल्यू पॉसिबल है। अगर L की वैल्यू 3 है तो M की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 7 आएगी, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू जो होती है -L से लेकर +L तक होती है। अब चलें देखें कुछ और बातें यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। मान लें कि N की वैल्यू, L की वैल्यू और M की वैल्यू, ये 3 चार्ट बनाते हैं। देखिए अब इसके बाद मान लें कि N की वैल्यू 1, तो L की वैल्यू 0, कौन सा ऑर्बिटल आएगा, S ऑर्बिटल आएगा, है ना, सॉरी S सबशेल आएगा। उसके बाद इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, ओनली 1 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल। इसके ऊपर नंबरिंग करते हैं, 0 आएगा। M की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगर N की वैल्यू 1 तो L की वैल्यू 0, M की वैल्यू भी 0। फॉर एग्जाम्पल N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2 लिए तो L की कितनी वैल्यू आएगी, एक आएगी n-1 यानी 0 आएगी, एक आएगी 1, तो कितनी वैल्यू आएगी, एक 1 आती है और एक 0 आती है।
आएगी ना। मैंने कहा था कि n से बस एक कम वैल्यू रहेगी, तो n से एक कम आएगी तो 1 और 0 आएगी, है ना, पॉसिबल। इसकी अगर 1 के लिए l की वैल्यू क्या आती है p, और इसके लिए s। p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। चलिए नंबरिंग करें, और इसके m की वैल्यू कितनी होगी, -l से +l तक। l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो m की वैल्यू -l, -1 0 +1, है ना। अब s की यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 होगा, यानी एक ऑर्बिटल आएगा, उसकी नंबरिंग 0 कर दे। बात क्लियर है। अब मान ले कि n की वैल्यू 3, n की कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, n की 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 0 1 और 2। क्यों 0 1, क्योंकि एक कम आएगी वैल्यू बस, है ना, तो 2 तक वैल्यू आई है। अब देखिए यहाँ पे 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल होगा, शेप होगा, अरे सॉरी 0 के लिए कौन सा सबशेल होगा, s, और यहाँ पे p और यहाँ पे d आया। अब देखिए यहाँ पे s के लिए कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 0 नंबर। यहाँ पे देखें p के लिए 3 ऑर्बिटल, -1 0 +1। देखिए d के लिए कितने होंगे, d के लिए 5, कितने होंगे, 5, -2 -1 0 +1 +2। देख ले। अब यहाँ पे एक बच्चा f, चले f के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, l की और m की। n की वैल्यू होती है 4, कितनी वैल्यू होगी, 4। 4 के लिए l की वैल्यू 0 1 2 3, ये आएगा। अब देखिए 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, सॉरी 0 के लिए s ऑर्बिट। 0 के लिए m की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आएगा एक ऑर्बिटल, यहाँ पे आएगा 3 ऑर्बिटल, -1 0 +1। 2 के लिए 5 ऑर्बिटल, देखिए -1, सॉरी यहाँ पे कर दें -2 -1 0 +1 और +2, है ना। अब उसके बाद f के लिए 7 ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल, 7। देखिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 आएगा। ये इतनी वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे लिख दें s, यहाँ पे लिख दें p, यहाँ पे d और यहाँ पे f। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा कुछ और बातें यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखें, अगर n की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल जो होंगे वो सिर्फ 1 आएंगे। देखो एक ऑर्बिटल। अगर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे देखें 3 ऑर्बिटल p के लिए और s के लिए एक ऑर्बिटल। देखिए बात मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप देखें n की वैल्यू 1 है तो m की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है, 1 ही होगी। यानी कि n की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू 1 नंबर में आएगी, यानी कि डिजिट में 0 होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरी टोटल का तो यहाँ पे एक ही आया ना, क्योंकि देखिए n की वैल्यू अगर 1 होगी तो l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0, यानी एक बस एक वैल्यू आई है। 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 वैल्यू आएगी m की, एक आएगी 0 एक आएगी 1। अगर n की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू 3 वैल्यू आएगी, एक 0 एक 1 एक 2, 3 आई ना। अब यहाँ पे देखें, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की जो m की 4 वैल्यू आएगी, एक आएगी इधर देखें, एक आएगी 0 1 2 3 आई। यानी कि हम लोग देखें अगर n की वैल्यू जो होती है वो जितनी होती है वैल्यू, 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी, तो l की उतनी ही वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा एक बार उसको और समराइज करते हैं। देखिए n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी, 0 के लिए एक ऑर्बिटल। यहाँ पे एक और बात समझते हैं हम लोग, s p d f, है ना। यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यानी +2 इंक्रीज करता जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। देखें एक एक स्टेप पे 2-2 ऑर्बिटल इंक्रीज करते जाते हैं। बात समझ में आ रही ना। देखें तो हम लोग यहाँ पे समराइज करें, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0 आएगी। n की वैल्यू 2
तो एल की वैल्यू 1 और 0 दोनों पॉसिबल है। अब कौन सा सबसेल है, एस है तो 0, पी है तो 1 आएगा, और अगर पी है तो 3 ऑर्बिटल, एस है तो 1 ऑर्बिटल। अगर एन की वैल्यू 3 है तो 3 वैल्यू एल की पॉसिबल है, 0 1 2, 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, डी के लिए 2, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसको देख लें, उसके बाद हम रफ कर देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सबशेल एंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 है तो कितने सबशेल आएंगे। देखिए n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि l ही बताता है हमको सबशेल के बारे में, तो आएगा l माइनस 1 आएगा। n इक्वल टू कितना है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी 2 वैल्यू l की आएगी। कौन कौन आएगी, 0 1 और 2। n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 1 2 3, 3 वैल्यू आई ना, यानी हमारे पास कितने सबशेल हमको आएंगे, 3 सबशेल। चले अब आगे हमसे पूछा गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं। चले देखिए यहाँ पे 0, l की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू क्या आएगी, देखिए n की वैल्यू 0, तो 0 के लिए 1 ऑर्बिटल, और l की वैल्यू 1, तो 1 के लिए कितने ऑर्बिटल, 3, क्योंकि p है, और n की वैल्यू जो l की वैल्यू है वो 2, तो यहाँ पे हमको मिलेंगे 5 ऑर्बिटल मिलेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमको मिल गए 2 2 4 5, 5 3 8 1 9, टोटल हमको कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, 9 ऑर्बिटल मिलेंगे। मिलेंगे कितने ऑर्बिटल बने, 9 ऑर्बिटल, यानी n की वैल्यू 3 आएगी तो हमको मिलेंगे 3 सबशेल मिलेंगे और 9 ऑर्बिटल मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं। अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखें, फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ सोडियम इन लास्ट इलेक्ट्रॉन। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की हमको क्वांटम नंबर बताओ। तो हमने अभी 3 पढ़ा है, पहले 3 काउंट करते हैं। सोडियम 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक पहला स्टेप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 11, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है इसमें, गया है ना। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी 3, l की वैल्यू कितनी आएगी। अब l की वैल्यू देखें, अगर पढ़े होंगे तो हमने पढ़ा है कि l की जो वैल्यू होती है वो n-1 होती है, तो कितनी आएगी 2 आएगी। अगर कोई कहे कि 1 आएगी, कोई कहे 0 आएगी। अब इतनी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू लिखेंगे, s के लिए l की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है ना। m की वैल्यू क्या आएगी, अगर s की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 आती है। कितनी आती है, 0 आती है ना। तो यहां से हम लोग समझ गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि मैग्नीशियम का बताओ, मैग्नीशियम 12, अब देखें इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, इसमें गया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 3, l की वैल्यू s के लिए 0, m की वैल्यू जब s की वैल्यू 0 आ गई, l के लिए जो वैल्यू है वो 0 आ गई, तो m की वैल्यू भी 0 आ गई, है ना। अब बताते हैं अभी लास्ट कि m की वैल्यू और पॉसिबिलिटी बनेगी, m की जो नंबर है वो और वैल्यू आएगी, लेकिन कैसे आएगी, अभी पहले एक और लास्ट पढ़ लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे पढ़ते हैं चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से। ये हमको बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू आएगी +12, क्लॉकवाइज के लिए आती है +12, अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा तो इसकी वैल्यू आएगी -12। ठीक है ना। तो इसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक है +12
और दूसरी है -12। ठीक है ना। अब 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं और चारों क्वांटम नंबर को बहुत अच्छे से समराइज कर लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वांटम नंबर ऑफ 10th इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम। कह रहा है 10वें इलेक्ट्रॉन, जो पोटेशियम का 10वां इलेक्ट्रॉन है, उसकी चारों क्वांटम नंबर हमको बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या है हमारा, पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है ना। अब 10वां इलेक्ट्रॉन देखेंगे कहाँ गया, 2 2 4 6 4 10, यानी जो हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन है वो इसमें है। तो n की वैल्यू पहले क्या आएगी, यहाँ पे क्या n की वैल्यू है 2। l की वैल्यू कितनी आएगी, p के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। डाटा आप लोगों ने नोट किया होगा ना, अगर नोट नहीं किए होंगे तो पीछे से जाएं वीडियो को, ठीक है ना, उसके बाद वहाँ से लिख ले। अब देखें यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी। अब देखें m की वैल्यू क्या आ सकती है, l की वैल्यू 1 आई है तो इसकी वैल्यू भी पॉसिबल है। तो हम लोग बनाएंगे p के लिए कितने ऑर्बिटल, सीख लें एक ही क्वेश्चन में 3 ऑर्बिटल। नंबरिंग -1 0 +1 है ना, क्योंकि जो वैल्यू होती है m की वैल्यू वो l पर डिपेंड करती है और -l से +l तक होती है। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, तीसरा क्लॉकवाइज, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठवां ऐसे, यानी यहाँ पे हो गया था 4, तो ये हो गया 5 6 7, ये हो गया 8th, ये 9th, ये 10th। तो 10th इलेक्ट्रॉन किस में आया है, इसमें आया है। इस ऑर्बिटल का नंबर कितना है +1, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी +1। n की वैल्यू, अब सॉरी, अब s की वैल्यू चेक करते हैं। देखिए डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एंटी क्लॉकवाइज में -12 होती है, तो वैल्यू लिख दे -12। हो गया ना। देखो बहुत सिंपल था। एक क्वेश्चन और करते हैं, चले। 3d5 के चारों क्वांटम नंबर बताओ। 3d5 में चारों क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखें 3, l की वैल्यू d के लिए l की वैल्यू 2, उसके बाद m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू हम पहले ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन सा सबशेल है, d सबशेल, कितने ऑर्बिटल 5, कितने हैं 5। अब देखें नंबरिंग करें, जो m की वैल्यू होती है वो -l से +l तक, तो l की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 से +2 तक गई। अब इलेक्ट्रॉन फिल करें, 5 इलेक्ट्रॉन है, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा भी ऐसे ही, तीसरा क्लॉकवाइज, चौथा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, इसमें। इसके ऊपर का नंबर कितना है +2। अब उसके बाद s की वैल्यू देखिए ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, यानी क्लॉकवाइज है, तो इसको +12। ये बहुत सिंपल होता है जी। देखे ना कितने इजी वे में हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ क्वांटम नंबर को पढ़ लिया। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्वांटम नंबर को कैसे डील करते हैं, बेसिकली क्वांटम नंबर को कैसे हम लोग समझते हैं और कैसे उस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वांटम नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, क्या क्या हमको क्वांटम नंबर बताता है, इलेक्ट्रॉन की कैसे डायरेक्शन बताता है, कैसे पोजीशन बताता है। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और हम लोग इस पे 2-4 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे ताकि आप लोग वहाँ से सॉल्व कर लें, वहाँ से और अच्छे से कॉन्सेप्ट को बूस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।